Good evening, students. Today we will continue from where we left yesterday. The third meeting is only formal. दो मीटिंग हो जाती है, तीसरी मीटिंग फॉर्मल होती है. After presenting the logic in terms of acceptance or rejection of the changes in the bill, यानी कि जो चेंजेस किए गए हैं उनको एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया बिल के अंदर, वोटिंग इज़ कैरिड आउट. उसके बाद वोटिंग की जाती है. इफ़ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास. अगर मेजोरिटी में पास हो जाता है तो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, कायदा बन जाता है, पास हो जाता है बिल. द पास बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंड टू द सेकेंड हाउस. पहले फर्स्ट हाउस का चेयरमैन उसको साइन करता है पास होने के बाद, उसके बाद दूसरे हाउस में साइन के लिए भेजा जाता है. बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकेंड हाउस. ऐसे ही सेकेंड हाउस में भी उसकी प्रोसेस होती है और साइन होता है चेयरमैन से. इफ़ द बिल पासिस इन द सेकेंड हाउस विथ इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स, सेकेंड हाउस में भी बिल उन चेंजेस के साथ पास हो जाता है. इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर. तो फिर आखिरी में किसकी सिग्नेचर चाहिए? प्रेसिडेंट की, तो उनके पास भेजा जाता है. आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट. और प्रिंसिपल का प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलने के बाद, उनकी हाँ होने के बाद वो बिल एक एक्ट यानी कि कानून बन जाता है. बट इफ़ द बिल इज़ नॉट पास इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन अगर पार्लियामेंट में सेकेंड हाउस में बिल पास नहीं होता है, इट इज़ अगेन सेंड टू द फर्स्ट हाउस. उसको वापस फर्स्ट हाउस में भेजा जाता है. इफ़ द सेकेंड हाउस कीप्स द बिल फॉर देन 6 months, अगर सेकेंड हाउस 6 महीने से ज़्यादा तक उस बिल को अपने पास रखता है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट बिल इज़ रिजेक्टेड. तो पता चल जाता है कि बिल रिजेक्ट हो गया है. दिस वे से इफ़ बोथ द हाउसेज डिसएग्री, अगर दोनों हाउसेज उसको डिसएग्री करते हैं और हैव अ डिस्प्यूट ओवर अ बिल, या बिल में कोई झगड़ा वगैरह है, डिस्प्यूट है, अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज इज समोन्ड, तो दोनों हाउसेज को इकट्ठा बुलाया जाता है. इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में द डिस्प्यूट्स आर ट्राई टू बी रिजॉल्व थ्रू गेनिंग मेजोरिटी. तो जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करके दोनों हाउस इकट्ठा होने के कारण मेजोरिटी से बिल पास हो सकता है. व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट सिग्नेचर, जब बिल को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, देयर आर 3 ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प हैं. फर्स्ट, साइंस द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, या तो साइन कर दे बिल को और उसको अप्रूव कर दे, हाँ बोल दे उसके लिए. कीप्स द बिल विद हिम, बिल अपने पास ही रख दे, लौटाए ही नहीं. सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, और पार्लियामेंट में बिल को वापस भेज दिया जाए रिकन्सिडर करने के लिए, यानी कि कुछ भी चेंजेस करने वगैरह करने हो उसके लिए. बिल बिकम्स एन एक्ट इज़ पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट. अगर वो बिल एक्ट बन जाता है, कानून बनता है, तो उसको गवर्नमेंट के गैजेट जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें उसको पब्लिश किया जाता है. देन देर इज़ एनफोर्समेंट फ्रॉम द चार्जेस गिवन देयर इन, और उसके बाद उसका एनफोर्समेंट यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. तो जो डेट उस पर लगती है, मोहर लगती है, उस दिन से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है. बी, व्हेन एनी बिल to amend the constitution is presented in any of the house of the parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house and by 2/3 of the members present and voting. कोई भी बिल अगर अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में, इट हैज़ टू बी पास्ड बाय मेजोरिटी नंबर. तो मेजोरिटी के सिवा तो पास हो ही नहीं सकता है. ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में वो आया है, एंड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से 2/3 की वोटिंग जरूरी है. इफ़ अ बिल पर्टेन्स टू एनी मैटर रिलेटेड टू द सेंटर और द स्टेट, अगर कोई बिल सेंटर या स्टेट के संदर्भ में है, उसके रेफरेंस में है, इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ मोर देन हाफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. तो उसकी परमिशन चाहिए, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी आधी लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसके साथ परमिशन होना चाहिए उसका.
दिस बिल ऑल्सो गोज टू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल, और ये बिल भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही प्रोसेस होता है। थर्ड, सी, प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल। अब मनी बिल का क्या होता है? वेदर द बिल इज़ मनी बिल और इज़ नॉट इज़ डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये मनी बिल है या नहीं, ऐसा स्पीकर जो है लोकसभा का वो तय करता है। बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर्स इज कॉल्ड अ मनी बिल। जिस बिल में बजट या पैसे से रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशंस हो, रेफरेंसेस हो, ऐसे बिल को जिसमें पैसे की बात हो, सो budget of the center is presented around 28 February in the Lok Sabha, mostly by the finance minister। और बजट पेश किया जाता है हर साल फरवरी में, तुमको मालूम है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। सभी मनी बिल्स पहले लोकसभा में आते हैं, विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, और नीचे जो प्रोसेस दिया है उस तरीके से वो पास होते हैं। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। लोकसभा में आए हुए मनी बिल के ऊपर प्रथम फर्स्ट राउंड डिस्कशन होता है। एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस्ड ओपन, और जो खर्च बताए गए हैं बजट में ओपनली डिस्कस होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट, और जो फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो सभी न्यूमेरिक डिटेल्स जो फिगर्स हैं वो समझाता है बजट के अंदर जो है पार्लियामेंट में। थर्ड, all the ministers like agriculture, science, defense, trade, business and human resource department etc. put for their demands in front of the Lok Sabha, and then the voting is carried out to get permission of demands। और सभी मिनिस्टर्स जो एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वगैरह अपनी अपनी मांगें रखते हैं लोकसभा में, और उसके बाद उसके लिए वोटिंग करी जाती है, जैसे डिमांड को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फोर्थ, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट। पैसा कहाँ से आएगा, इनकम, और पैसा कहाँ पर जाएगा, टैक्सेस वगैरह कैसे लेंगे लोगों से, कौन से टैक्स कितने लिए जाएंगे, ये सब अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ता है बजट में। बोथ आर टू बी सेपरेटली अप्रूव्ड, और दोनों को अलग अलग अप्रूव करना पड़ता है। बिल अप्रूव्ड इन द लोकसभा फर्स्ट इज सेंड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। लोकसभा में बिल पास होने के बाद वो राज्यसभा में रिकमेंडेड होता है। राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विद नेसेसरी रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको रिकमेंडेशंस के साथ वापस भेजती है लोकसभा में। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के दिए हुए पूरे रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर सकती है, कुछ को रिजेक्ट कर सकती है, पार्शियल यानी कुछ हिस्सा उसका रिजेक्ट कर सकती है। इफ़ अ मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा, मनी बिल को अगर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को 14 दिन में वापस नहीं भेजा जाता है, द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा। तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने ये बिल पास कर लिया है। इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, अगर राज्यसभा के दिए गए रिकमेंडेशंस लोकसभा एक्सेप्ट करती है, मान लेती है, द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर दोनों गृह जो है लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने बिल को पास कर दिया है, ऐसा माना जाता है। बट इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा एंड द बिल इज़ अगेन पास्ड इन द लोकसभा, लेकिन अगर रिकमेंडेशंस जो राज्यसभा के थे लोकसभा रिजेक्ट करती है तो वापस से बिल पास होता है लोकसभा में। मनी बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद सभी हाउसेज ने पास किया है, दोनों हाउसेज ने, ऐसा माना जाता है। बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स, तो मनी बिल में राज्यसभा के लिमिटेड पावर्स होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की तरह। आफ्टर द मनी बिल इज़ पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और जैसे ही दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के मनी बिल को पास करते हैं तो फिर वही प्रोसीजर होता है, प्रेसिडेंट के पास उसकी साइन के लिए जाता है। प्रेसिडेंट अगर मनी बिल को साइन करता है, इफ़ द बजट इज़ नॉट पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू, और बजट अगर पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, in both the houses of the parliament the social, economic, political, defense and foreign matters are discussed। इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजकीय,
डिफेंस यानी संरक्षण एंड फॉरेन मैटर्स और विदेशी समस्याओं का निराकरण होता है, डिस्कशन होता है। लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स प्रॉपरली, और लोकसभा ये बराबर ध्यान रखती है, मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। लोकसभा से डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, लोकसभा के पास पब्लिक फंड्स का यूज़ करने का डायरेक्ट कंट्रोल है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट नो न्यू टैक्सेस कैन बी लेविड, और हाउसेज की परवानगी के बिना, परमिशन के बिना नए टैक्सेस अप्रूव नहीं हो सकते, लगाए नहीं जा सकते। और एनी इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस कैन बी डन, या तो टैक्सेस को बढ़ाया चढ़ाया नहीं जा सकता है जब तक हाउसेज मंजूर नहीं करते। हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स, ये दोनों जो घर हाउसेज हैं वो पब्लिक फंड्स यानी लोगों के पैसे के कस्टोडियन, रखेवार हम लोग बोलते हैं। एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के काम को वो, फंक्शनिंग को वो कंट्रोल करते हैं। Besides this, the Parliament has the power to remove President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court, as well as the High Court, Chief Election Commission, Auditor General or Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution through the process of impeachment. Impeachment के process के द्वारा अगर इन लोगों की बात करते हैं जो लोग सबसे हम लोग बोलते हैं हॉट सीट्स वाले हैं हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर और अटॉर्नी जनरल है, उनको हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर उन्होंने प्रूव किया कि इन लोगों ने मिसबिहेवियर किया है, कोई इनएफिशिएंसी है या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विधान अपना इसका भंग किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो उनको हटाया जा सकता है। लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल मीन्स राज्य के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट एज ए लेजिस्लेचर, इट्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर एमएलएस बैठते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस, उसको लोअर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो दूसरा हाउस है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा स्टेट्स हैव 2 हाउसेज, इनके 2 हाउसेज हैं। देयर आर लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस, और असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं। गुजरात के स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, मीन्स गिनती स्टैंडर्ड नहीं होती है। एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो एक प्रोविजन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव इन इज 60, कम से कम 60 एमएलएज होने चाहिए, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इज 500, और ज़्यादा से ज़्यादा 500। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंटली 182, और गुजरात के जो एमएलएस की नंबर है वो है 182। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में खड़े रहने के लिए, जीतने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, एनी पर्सन जो सिटीज़न है इंडिया का, 25 ईयर्स से उससे ज़्यादा है, और नॉट इन अ स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया है, साबित नहीं हुआ है जुर्म उसके ऊपर, वो इलेक्शंस लड़ सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के। टाइम पीरियड इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस नहीं है, 5 साल के लिए होता है, और उसके बाद उसको डिज़ोल्व किया जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वेर इन द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जहाँ पर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से, और इफ़ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म व्हेन द गवर्नर कैन सेंड अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। अगर कोई सरकार नहीं बना पा रहा है तो गवर्नर सरकार को बर्खास्त करने के लिए प्रेसिडेंट को, जो गवर्नर है, वो चिट्ठी लिख सकता है। प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्पोजेस प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। उसके बाद प्रेसिडेंट उस सरकार को डिसॉल्व करके लेजिस्लेटिव असेंबली को उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट,
उस टाइम पे जब कोई सरकार नहीं होती है तो उसका हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्फ। और अच्छी तरह से काम करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर उनके आप में से ही चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग होते हैं। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते हैं, टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बाय इलेक्टरेट्स। टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए वो 30 साल से ज़्यादा होना, 30 या उससे ऊपर होना चाहिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस, वो राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस है। और लाइक द राज्यसभा ईच ऑफ द मेंबर्स गेट सिलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। और हर एक मेंबर जो है 6 साल के लिए अपॉइंट होता है। इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, और 2/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। स्टेट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू कीप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है। गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गुजरात के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर। लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही ज़्यादा पावर्स हैं। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन इट। ऑर्डिनरी और मनी बिल दोनों को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर द बिल्स पास थ्रू वेरियस स्टेप्स, और अलग अलग स्टेप्स पे पास होने के बाद बिल्स दे आर सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स एन एक्ट। और राज्य का गवर्नर अगर उस बिल को पास कर देता है तो फिर वो कानून बन जाता है। एग्जीक्यूटिव, मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। जो सब काम करते हैं वो तो सब एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल। और जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क, लोग उनके काम से इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कैरीज आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। और ये लोग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम्स, प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू द एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, लोगों को ध्यान में रख के ये सब काम किए जाते हैं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस एवरी 5 ईयर्स इफ़ द पावर इज़ गिवन अप। अगर पावर चला जाता है तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हर 5 साल में पावर छीना जाता है, ले लिया जाता है। वेर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव फॉर्म बाय परमानेंटली अपॉइंटेड। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो परमानेंटली अपॉइंट होते हैं, नौकरी पे रखा जाता है, एंड हेंस इट इज़ परमानेंट, सो वो परमानेंट है। हाउएवर द रिटायरमेंट एज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में उनका रिटायरमेंट एज अलग अलग है। बिफोर द रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के पहले, इफ़ दे मिसबिहेव, अगर वो गैर वर्तन करते हैं, शोज लैक ऑफ एफिशिएंसी टू वर्क, बराबर काम नहीं करते हैं, देन दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायरी प्रोसीजर। तो एक इंक्वायरी बिठाने के बाद ऐसा साबित होता है तो उनको उनके पद पे से हटाया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर्स होते हैं। देयर ओपिनियन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स रिक्वायर्स एजुकेशनल, उनका ओपिनियन, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस एज वेल एज पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बी अपॉइंटेड परमानेंटली। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स को एग्जाम्स वगैरह पास करनी होती है। दिस सर्विस, द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज़ नोन एज सिविल सर्विस। और इनको सिविल सर्विस वाले बोला जाता है, इसीलिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होती है, तुमको मालूम है, IAS वगैरह, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए
एग्ज़ाम्स होती हैं। एट द सेंटर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, अब सेंटर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। विल स्टॉप द लेक्चर हियर टुडे। होप you all have understood. You have any problem, you can call me back or refer the video again.